ठीक है। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने आपको गेजेस के बारे में थोड़ा बता दिया था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे थे, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में सबसे पहले किस तरह का क्वेश्चन पुट अप होता है वो हम आपको बताते हैं। तो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है तो उसमें दो पॉइंट आपको बहुत याद रखने होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है वो वर्क करता है पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी पे। पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी पे आपका सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज वर्क करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है गेट में, ये क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज वर्क ऑन द पीजो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, थोड़ा सा हैंग कर रहा है ये। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज वर्क ऑन द रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का जो गेज फैक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है। और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जो होता है वो आपका माइक्रो स्ट्रेन एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अगर आप लार्ज स्ट्रेन के लिए यूज करोगे तो ये इसमें क्या आ जाती है, नॉन लीनियरिटी आ जाती है। ठीक है। ये मैं जितने भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ इन पॉइंट पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम आपको बता रहे थे सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। तो आपको पता है कि कोई भी सेमी, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, गेट का पता नहीं बट टेस्ट सीरीज में तो जरूर मिलेगा। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, और एक होता है आपका जिसको क्या बोलते हैं हम, पी टाइप स्ट्रेन गेज। पी टाइप स्ट्रेन गेज। अच्छा, अगर एन टाइप का स्ट्रेन गेज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जो गेज फैक्टर की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और अगर पी टाइप का स्ट्रेन गेज है तो इसके लिए गेज फैक्टर की वैल्यू कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। उसके लिए क्या होगा, गेज फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेन गेज होता है उसमें दो ही करेक्टर होते हैं। दो करेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसमें या तो वो टेंसाइल करेक्टर को शो करेगा या फिर वो कंप्रेसिव करेक्टर को शो करेगा। ठीक है। अगर टेंसाइल करेक्टर को शो करेगा तो उसमें लेंथ कितना होगा, एल प्लस डेल्टा एल होगा। और अगर कंप्रेसिव करेक्टर को शो करेगा तो उसमें लेंथ कितना होगा, एल माइनस डेल्टा एल होगा। उसी तरीके से ये एन टाइप की बात हो गई, उसी तरीके से पी में भी होगा, टेंसाइल करेक्टर होगा या फिर कंप्रेसिव करेक्टर। टेंसाइल करेक्टर आप समझते होंगे कि जैसे कि ये आपका कोई मेटल का पीस है, अगर आप इसको खींचेंगे तो उसमें इसकी लेंथ अगर एल है, अगर खींचेंगे तो उसकी लेंथ डेल्टा एल से इफेक्टेड होगी। तो टेंसाइल खींचने पर क्या होगा, इसकी लेंथ एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। और अगर आप इसको पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगी। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपकी, सबसे पहले यहाँ पे हम गेज फैक्टर के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। गेज फैक्टर इक्वल टू होता है डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एन टाइप स्ट्रेन गेज में अगर टेंसाइल करेक्टर हो, अगर टेंसाइल करेक्टर हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि एन टाइप एक सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है जिसमें टेंसाइल करेक्टर शो कर रहा है। तो टेंसाइल करेक्टर शो करने पे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा या उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ये इस तरीके से एक व्हील स्टोन ब्रिज में कोई स्ट्रेन गेज लगा होगा और आपसे फाइनली आपको आपका डेल्टा आर निकल कर आएगा। व्हील स्टोन ब्रिज की हेल्प से क्या होगा, आप फाइनली वहां से डेल्टा आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जब डेल्टा आर कैलकुलेट करोगे तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि वो उसमें क्या बोला है, एन टाइप के लिए टेंसाइल बोला कि करेक्टर बोला। तो आपको वहां कंफ्यूजन होगा कि हम फाइनल आंसर में आर प्लस डेल्टा आर करें कि आर माइनस डेल्टा आर करें, और दोनों ही आंसर आपके ऑप्शन में होंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए अब मैं आपको इसको फंडे को समझ, एक सिर्फ एक पॉइंट को समझ लीजिए, बाकी के रिमेनिंग तीनों पॉइंट आप अपने आप कर लोगे। तो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमें कैलकुलेट करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है। क्वेश्चन ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन है जो कि टेंसाइल करेक्टर का है। एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है जो कि टेंसाइल करेक्टर का है। तो उसके लिए डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी।
तो इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहले हम टेंसाइल करैक्टर को देखें। टेंसाइल करैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी हमारी L प्लस डेल्टा आर, यानी हम बोल सकते हैं कि कुल मिला के हमारी लेंथ क्या करी? इंक्रीज करी। कुल मिला के हमारी लेंथ क्या करी? इंक्रीज करी। तो यहां से आपने लेंथ के फंडे को शॉर्ट आउट कर लिया। उसके बाद में आपको ये पता है कि एन टाइप स्ट्रेन गेज के लिए, एन टाइप स्ट्रेन गेज के लिए जो आपके गेज फैक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होती है? आपकी नेगेटिव होती है। ये दोनों पॉइंट आपने कर लिए। एल को देख लिया, आपका एल क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है टेंसिल करैक्टर में, और गेज फैक्टर क्या कर रहा है? नेगेटिव है। गेज फैक्टर तो आपका नेगेटिव है, ये तो बाय डिफॉल्ट ये मतलब स्टैंडर्ड सेट है। गेज फैक्टर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अच्छा, अब आते हैं हम फॉर्मूले पे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है गेज फैक्टर का? गेज फैक्टर का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। देखिए अल्टीमेटली आपका इसमें फाइनल टारगेट क्या है? फाइनल टारगेट आपका ये है कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट आप या तो एल की हेल्प से करेंगे और इन दोनों की हेल्प से आप ये फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए आपने ये निकाल लिया कि जो आपकी डेल्टा एल की वैल्यू है वो क्या है? डिक्रीज कर रही है। और ये ध्यान रखिएगा कि एन टाइप स्ट्रेन गेज के लिए हमेशा गेज फैक्टर कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। दैट वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस वैल्यू? इम्पैक्ट ऑफ दिस वैल्यू क्या होगा? देखिए गेज फैक्टर को अगर नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी? घटेगी। वन क्वांटिटी आपकी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी? दूसरी क्वांटिटी क्या करेगी आपकी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एल इंक्रीज किया तो गेज फैक्टर क्या रखना है? नेगेटिव रखना है, तो डेल्टा आर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। डेल्टा आर को घटाना पड़ेगा। बट अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा आर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो ये था टेंसाइल करैक्टर की बात। अगर हम कंप्रेसिव करैक्टर के लिए देखें, अब कंप्रेसिव करैक्टर के लिए अगर आपको बताना हो तो कंप्रेसिव करैक्टर के लिए लेंथ क्या हो जाएगी? एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगी, यानी यहाँ आपने लेंथ को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो गेज फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। गेज फैक्टर को हमेशा नेगेटिव ही रखना है। डेल्टा एल क्या कर गया? घट गया, यानी डेल्टा एल क्या कर गया? डिक्रीज कर गया, तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एन टाइप स्ट्रेन गेज के लिए अगर हमारा टेंसाइल करैक्टर का सिस्टम है तो उसके लिए जो हमारी डेल्टा आर की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है? डेल्टा आर कैसा आ रहा है हमारा? डेल्टा आर कैसा आ रहा है हमारा? डेल्टा आर हमारा डिक्रीमेंट आ रहा है। बट अगर कंप्रेसिव नेचर का है तो कंप्रेसिव नेचर के लिए हमारा डेल्टा आर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। डेल्टा आर हमारा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गेज फैक्टर की हेल्प से हम चीजों को कर सकते हैं। डेल्टा आर हमारा कैसा आ रहा है? इंक्रीमेंट वैल्यू में आ रहा है, और डेल्टा आर हमारा कैसा आ रहा है? डिक्रीमेंट वैल्यू में आ रहा है। तो ये चीज समझ में आई? तो ये तो हो गया हमारा एन टाइप के लिए बात। ठीक है, उसके लिए अगर देखिए पी टाइप के लिए देखिए ऐसा ही क्वेश्चन से हम पी टाइप में पुटअप होगा। तो पी टाइप में भी क्या क्या करना है? पी टाइप स्ट्रेन गेज है, और उसमें हमारा स्ट्रेन कैसा है? कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेन है हमारा। स्ट्रेन कैसा है हमारा? टेंसाइल करैक्टर का स्ट्रेन है। टेंसाइल लिख दे, टेंसाइल ही पहले सॉल्व करते हैं। तो टेंसाइल करैक्टर का स्ट्रेन है तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। तो गेज फैक्टर कितना होता है? गेज फैक्टर होता है डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। अगर एल आपका इंक्रीज कर गया और अल्टीमेटली आपको गेज फैक्टर भी कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है, यानी गेज फैक्टर भी आपका कैसा होना चाहिए? इंक्रीमेंट वैल्यू का ही होना चाहिए। तो आप डेल्टा आर भी क्या करोगे? डेल्टा आर भी क्या करोगे? आप इंक्रीज करोगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। उसी तरीके से अगर हम गेज फैक्टर का फॉर्मूला और देखें, डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई आर, डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। अगर ये हमारा सिस्टम है तो इस केसेस में क्या होगा? देखिए अगर कंप्रेसिव नेचर का है, अगर कंप्रेसिव नेचर का है तो देखिए डेल्टा आर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। डेल्टा आर डिक्रीज करेंगे, गेज फैक्टर को कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है। तो नेगेटिव नेगेटिव बराबर क्या होता है? पॉजिटिव। अगर डेल्टा एल आपका डिक्रीज किया, यानी लेंथ इंक्रीज करी, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली गेज फैक्टर कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा। इस पर क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा कि इस तरह के फंडे पे आपका एक क्वेश्चन बनेगा। मतलब इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक शायद मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो इट इज ए कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ऑफ द गेज फैक्टर ऑफ एन सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। उसके बाद में गेज फैक्टर में हम बता दें आपको, हम सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है गेज फैक्टर इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। एक तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है,
और एक फॉर्मूला यूज होता है गेज फैक्टर इक्वल टू 1+2 पॉइजन रेशियो, गेज फैक्टर इक्वल टू 1+2 पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये तो हमारा हो गया स्ट्रेन गेज के मेटल स्ट्रेन गेज और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का हमने कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए। उसके बाद में मेटल स्ट्रेन गेज और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को अगर हम यहाँ फिर से स्ट्रेन गेज को डिफाइन करें, मतलब स्ट्रेन गेज को डिफाइन करने मतलब अब मैं कंस्ट्रक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ कि मेटल स्ट्रेन गेज और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज किन किन दो पॉइंटों का बना होता है। सबसे पहले अगर हम मेटल स्ट्रेन गेज को यहाँ लिखें, और ये हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल स्ट्रेन गेज जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, या सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज किस मटेरियल का बना होता है। ये क्वेश्चन भी अपने यहाँ बनता है मटेरियल कंस्ट्रक्शन पे। तो ध्यान रखिएगा, जो मेटल स्ट्रेन गेज होता है वो आपका मोस्टली कांस्टेंट कांस्टेंट वो बेसिकली हम बोले तो जो मेटल स्ट्रेन गेज होता है वो मोस्टली वाइडली यूज होता है कॉपर और निकल, कॉपर और निकल मटेरियल का यूज करते हैं मोस्ट वाइडली हम मेटल स्ट्रेन गेज के लिए। तो मेटल स्ट्रेन गेज के लिए आपके दो मटेरियल यूज होते हैं, एक कॉपर मटेरियल यूज होता है और एक निकल मटेरियल यूज होता है। पर आज के टाइम में एडवांस टेक्नोलॉजी में ये तीन मटेरियल यूज किए जाते हैं। कॉपर भी यूज किया जाता है, निकल भी यूज किया जाता है, और तीसरा क्या यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट जो कि सिर्फ 2% के आसपास मिलाया रहता है। तो क्वेश्चन इस तरह के आता है कि मेटल स्ट्रेन गेज किन मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है, या मेटल स्ट्रेन गेज में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो मेटल स्ट्रेन गेज में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो आपका कॉपर यूज किया जाता है, निकल यूज किया जाता है और मैग्नेट यूज होता है। मैग्नेट हो सकता है ऑप्शन में ना हो, बट कॉपर और निकल आपको दोनों ही ऑप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, कॉपर और निकल का क्या होता है, मेजर पार्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की बात करें तो आपको पता है सेमीकंडक्टर दो मटेरियल है, एक आपका बहुत ही बढ़िया मटेरियल इसको क्या बोलते हैं, हम सिलिकॉन बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, जर्मेनियम होता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, डोप इम्प्योरिटी में मिलाया जाता है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन कर दी। देखिए सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में क्या होता है, अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का आता है, जैसे कि आपसे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन और मेटल गैज में कंपैरिजन पूछेगा कि किसका क्या हाई होता है और किसका क्या लो होता है। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, और वो पॉइंट ये याद रखना है कि जो जैसे कि आपके पास मेटल स्ट्रेन गेज और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, इनमें आपसे कंपैरिजन पूछेगा। सपोज आपसे पूछ लिया हिस्टैरिसीस बोल दिया, या नॉन लीनियरिटी बोल दिया, या गेज फैक्टर बोल दिया, कुछ भी बोल दिया आपसे, कोई भी पैरामीटर बोल दिया, और आपको कंफ्यूजन है कि क्या हाई है और क्या लो है, तो आपको हम एक सिंपल सा नोट बता देते हैं जो कि आपके ऑप्शन एलिमिनेट में काम करने के काम आएगा। नोट में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है उसका सब कुछ हाई होता है, एवरीथिंग इज हाई, एवरीथिंग इज हाई इन सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, इन सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे गेज फैक्टर हो। ठीक है, आपका सब कुछ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में आपका क्या होता है, हाई होता है। सिर्फ दो पॉइंट होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में आपके लो होते हैं। पहला पॉइंट जो कि मोस्ट वाइडली आपको ऑप्शन में मिलेगा, सेमीकंडक्टर जो स्ट्रेन गेज होता है उसका जो स्ट्रेन का रेंज होता है, जो उसका स्ट्रेन का रेंज होता है वो काफी लेस होता है। माइक्रो स्ट्रेन एप्लीकेशन में यूज होता है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, माइक्रो स्ट्रेन एप्लीकेशन में सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज यूज होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, जितनी भी अनडिजायरेबल क्वांटिटी होती है, अनडिजायरेबल क्वांटिटी वो हमेशा क्या होती है, आपकी लो होती है। पहला पॉइंट आपको ये रखना है कि स्ट्रेन गेज, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में जो स्ट्रेन होता है, उस स्ट्रेन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, लेस होती है। पहला पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको ये रखना है कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जितने भी अनडिजायरेबल क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, आपकी लेस होती है। जैसे कि अगर हम आपसे बोले हिस्टैरिसीस, तो हिस्टैरिसीस क्या होता है, लो होता है। डेड जोन भी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी अनडिजायरेबल क्वांटिटी होती है सारी की सारी सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में क्या होती है, लो होती है। अच्छा,
एक छोटा सा पॉइंट आप और लिख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज मैंने आपको कल बताया था कि इसको हमेशा माइक्रो स्ट्रेन एप्लीकेशन के लिए भी माइक्रो स्ट्रेन एप्लीकेशन में हमेशा यूज करते हैं। बट अगर आपने सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में माइक्रो स्ट्रेन से इसकी रेंज को अगर माइक्रो स्ट्रेन से अगर आप माइक्रो स्ट्रेन में और सेंटीमीटर स्ट्रेन में आए, अगर आप इसकी रेंज को इंक्रीज करते चले जाते हो तो इस सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में क्या आता है, एक नॉन लीनियरिटी इफेक्ट आता है। क्या आता है? नॉन लीनियरिटी इफेक्ट आता है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज में। वी हैव टू बी ए नॉन लीनियरिटी इफेक्ट। ठीक है, तो एक नॉन लीनियरिटी इफेक्ट आता है जब हम स्ट्रेन को, ठीक, तो आपको एक पॉइंट समझ में आया है कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के लिए जो माइक्रो स्ट्रेन का रेंज होता है, जो स्ट्रेन का रेंज होता है वो कम होता है और जितनी भी अनडिजायरेबल क्वांटिटी होती है वो कम होती है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या होता है, हाई होता है। ये आपके ऑप्शन एलिमिनेट में काम आएगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, पर ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट में काम आएगा। अब चाहे इसका गेज फैक्टर हो, चाहे इसकी सेंसिटिविटी हो, चाहे इसकी रेसिस्टिविटी हो, हर चीज क्या होती है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की आपकी क्या होती है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज की हर क्वांटिटी जो होती है वो आपकी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मेटल स्ट्रेन गेज में क्या होगा, मेटल स्ट्रेन गेज में हर क्वांटिटी क्या होती है, लो होती है। जो इसमें लो है वो उसमें क्या होगी, हाई। इसका वाइस वर्सा क्या है, मेटल स्ट्रेन गेज के लिए वैलिड है। मेटल स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर कम होता है, मेटल स्ट्रेन गेज की रेसिस्टिविटी कम होती है, मेटल स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी कम होती है। ठीक है, तो मेटल स्ट्रेन गेज जब स्ट्रेन की रेंज ज्यादा होती है तो माइक्रो, इसलिए मेटल स्ट्रेन गेज में आपका लीनियरिटी का इफेक्ट क्या आता है, कम आता है। ठीक है, सॉरी, लीनियरिटी का इफेक्ट क्या आता है आपका, ज्यादा आता है, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेन का अगर, ठीक है, तो ये मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। माइक्रो स्ट्रेन रेंज के लिए यूज होता है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। अगर आप स्ट्रेन की रेंज माइक्रो स्ट्रेन से सेंटीमीटर की रेंज स्ट्रेन में ले जाओगे तो उसमें क्या आता है, एक नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट आने लगता है, जो कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज का डिसएडवांटेज है। जबकि मेटल स्ट्रेन गेज में कोई भी नॉन लीनियरिटी का इफेक्ट नहीं आता अगर हम स्ट्रेन की रेंज को इंक्रीज करें। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे पास ये तो हो गया मेटल स्ट्रेन गेज और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज के कंस्ट्रक्शन की बात। कंस्ट्रक्शन में आप एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि मेटल स्ट्रेन गेज किन मटेरियल्स का बना होता है, कॉपर और निकल और मैग्नीज। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज। इसको मैं ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सा नाम लिखूंगा और इसमें क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है वो मैं डायरेक्टली पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज में हमारे पास दो तरह के स्ट्रेन गेज होते हैं। एक होते हैं जिनको बोलते हैं अनबॉन्डेड और एक होते हैं बॉन्डेड, एक होते हैं बॉन्डेड। तो अनबॉन्डेड और बॉन्डेड के नाम से समझ में ही आ रहेगा। अनबॉन्डेड जो मतलब बंधे हुए ना हो, बॉन्डेड मतलब जो बंधे हुए हो। तो अनबॉन्डेड में क्या होता है, अनबॉन्डेड में सबसे पहले स्ट्रेन गेज कौन सा होता है, जिसको बेसिकली बोलते हैं मेटालिक वायर टाइप। मेटालिक वायर टाइप एक स्ट्रेन गेज का नाम होता है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं अनबॉन्डेड। ठीक है, और दूसरा जो होता है बॉन्डेड में, एक होता है बॉन्डेड में भी एक टाइप टाइप होता है जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मेटालिक वायर बोलते हैं। अभी मैं इसमें दो तीन नोट करके लिखाऊंगा, बस उन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्या होता है, मेटालिक फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज होता है, मेटालिक फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज होता है। और तीसरा इसमें क्या होता है, सेमी कंडक्टर टाइप, सेमी कंडक्टर टाइप। ठीक है, क्वेश्चन जो बनता है वो सिर्फ इन्हीं दोनों से बनता है बस, मेटालिक वायर और मेटालिक फॉयल है। इसमें भी एक पॉइंट है और इसमें दो पॉइंट है बस, इनसे 3 पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज की। तो अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज में क्या कुछ नहीं होता है कि एक ये बेस फ्रेम है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक बेस फ्रेम है और इस बेस फ्रेम में कुछ ऊपर से कोई एक प्लेट रखी हुई है, कोई ऊपर से एक प्लेट रखी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे एक वायर निकला हुआ है इस तरीके से, ये 1 पॉइंट है, ये क्या है 4 पॉइंट है, और ये क्या है 2 पॉइंट है, और ये क्या है 3 पॉइंट है। मतलब एक बेस फ्रेम है, इस बेस फ्रेम के ऊपर एक छोटी सी रेक्टेंगल प्लेट रखी हुई है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि ये जो ये वाला फ्रेम है, इसमें जो ये लीड निकली हुई है, अब इनमें क्या होता है, इनमें कोई आपने कोई स्ट्रेन अप्लाई किया, यानी कि बिफोर इनपुट कैसे हैं ये दोनों, ये पूरा फ्रेम क्या है बीच में, बिफोर इनपुट क्या है, ये सारे वायर क्या है अपनी पोजीशन पर है। इस पोजीशन को हम ए मान लें, बी मान लें, ये पोजीशन सी है, ये डी है।
ये बिफोर इनपुट है। जैसे ही आपने कोई पर्टिकुलर इनपुट होता है, आपने किसी भी लीड वायर से कनेक्टेड कर दिया, जैसे ही आपने लीड वायर से वो इनपुट कनेक्टेड किया, यानी इनपुट आपने कुछ इस साइड से कनेक्टेड किया, तो इनपुट अगर आपने कुछ इस साइड से कनेक्टेड किया, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है जो आपका, वो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, बेसिकली आपका मूवेबल पार्ट है। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई इनपुट अप्लाई करेंगे, तो इनपुट अप्लाई करने पर क्या होगा, एक भी इनपुट अप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा बेस फ्रेम का जो पूरा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो जाता है। अब देखिए, जैसे कि पहले स्ट्रक्चर क्या था कि ये आपका पॉइंट कैसा था, कुछ बीच में था। जैसे ही आपने इसमें कोई इनपुट अप्लाई किया, जैसे ही आपने इसमें कोई इनपुट अप्लाई किया, तो ये बेस फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या हुआ, कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, ये बेस फ्रेम का कुछ इनपुट इस तरीके से चेंज हो गया, यानी कि अब ये लीड वायर थे, कुछ आपने इसमें इनपुट अप्लाई किया, तो ये लीड वायर कुछ यहाँ पर आ गए, और इन लीड वायर का जो ये लीड वायर कहाँ पर आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपने कुछ इनपुट अप्लाई किया, तो ये पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट आपका क्या हुआ, चेंज हो गया। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको सिर्फ इतना सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको ब्रिज, अगर इसको थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को अगर हमें ब्रिज से एक्सप्लेन करें, तो आपको इसमें पॉइंट क्या याद रखना है। ये आपका एक ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज में आपने कोई पर्टिकुलर सप्लाई है, यहाँ पे ये V है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज कितना है, V नॉट है। तो देखिए, इसमें आप स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं, तो स्ट्रेन अप्लाई से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो रेजिस्टेंस हम हमेशा चेंज होता है, वो अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस हमेशा सेम चेंज होगा। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहले रेजिस्टेंस ये कितना था, R था, ये रेजिस्टेंस R था, ये रेजिस्टेंस R था, ये रेजिस्टेंस R था, आपका ये वाला केस था। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इस आर्म की वजह से क्या होगा, अब ये सारे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस अगर इंक्रीमेंट हुआ R प्लस डेल्टा, अगर मैं इस लाइन को 1 बोलूं और इसके अपोजिट लाइन को 3 बोलूं, तो अगर इसका रेजिस्टेंस R प्लस डेल्टा R हुआ, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस से भी R प्लस डेल्टा R होगा। तो दो रेजिस्टेंस, दो वायर क्या है, देखिए ये वाला वायर क्या हो रहा है, ये वाला वायर क्या हो रहा है, आपका कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेस होने की वजह, ये वाला वायर कंप्रेस हुआ या स्ट्रेन हुआ, तो इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस चेंज हुआ। तो अगर इस पॉइंट का रेजिस्टेंस R प्लस डेल्टा R हुआ है, तो उसके अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस डेल्टा R होगा। इसी तरीके से इसका रेजिस्टेंस अगर R माइनस डेल्टा R हुआ है, तो इस आर्म का रेजिस्टेंस कितना होगा, R माइनस डेल्टा R होगा। ठीक है, तो हमेशा अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेम स्ट्रेन अपोजिट आर्म, सेम स्ट्रेन अपोजिट आर्म्स। ठीक है, ठीक है, तो देखिएगा आप, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, तो अच्छे से और समझ में आएगा। ये वोल्टेज V है, तो ये रेजिस्टेंस कितना है आपका, ये रेजिस्टेंस अगर R प्लस डेल्टा R हुआ, तो इसके जो अपोजिट में रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी सेम चेंज होगी, R माइनस डेल्टा R। उसी तरीके से अगर ये R प्लस डेल्टा R, अगर ये रेजिस्टेंस R माइनस डेल्टा R है, तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कितना होगा, R माइनस डेल्टा R। अब देखिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अपोजिट आर्म से चेंज होगा। अब देखिए, अगर हम, क्योंकि व्हील स्टोन ब्रिज की कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी, अगर हम देखिए ये वाला अगर मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये अगर R प्लस डेल्टा R ले लिया हमने, और ये अगर R प्लस डेल्टा R ले लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये रेजिस्टेंस कितना है, R माइनस डेल्टा R है, और ये रेजिस्टेंस कितना है, R माइनस डेल्टा R है। तो अभी भी ये क्या है, बैलेंस कंडीशन में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 1 2 3 और 4, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 4, अभी भी क्या है, ये बैलेंसिंग कंडीशन में, तो हमारा कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है कि जो सेम स्ट्रेन होती है, वो हमेशा अपोजिट आर्म पे अप्लाई होती है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके क्वेश्चन नंबरिकल सॉल्व करने में बहुत बहुत यूज होता है। तो R प्लस डेल्टा R अगर इस साइड का रेजिस्टेंस है, तो इसके अपोजिट आर्म कौन सी है, ये वाली आर्म है, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस डेल्टा R होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इसके R में रेजिस्टेंस आपका R माइनस डेल्टा R है, तो इसके अपोजिट में कौन सी आर्म है, R माइनस डेल्टा R है। ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा अनवांटेड मेटल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज। ये क्या था हमारा, अनवांटेड मेटल टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज। उसके बाद में हमारा पास इसमें आता है, इसको बेसिकली बोलते हैं बॉन्डेड टाइप्स ऑफ मेटल स्ट्रेन गेज, बॉन्डेड टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज।
बॉन्डेड टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज में कुछ नहीं होता है कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि ये हमारा स्ट्रेन गेज है और उस स्ट्रेन गेज के ऊपर क्या है कि इस तरीके से कोई वायर प्लेस्ड है। आपने लोगों ने शायद आज तक स्ट्रेन गेज नहीं देखा होगा, ठीक है। स्ट्रेन गेज बहुत तरह का होता है, पर जो मोस्ट वाइडली सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। आपने जो आपने देखा होगा ना, बैंडेड लगाते हैं अपने फिंगर में, कहीं भी चोट लग जाती है तो बैंडेड का शेप कैसा होता है? बैंडेड कुछ इस तरीके की होती है ना, जो बैंडेड आती है। आपको बताते हैं सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गेज देखने में लगता कैसा है। बीच में क्या होता है, हमारा ग्लू होता है, जहाँ पे हमारे कोई चोट लगी होती है तो हम अपनी फिंगर पे कट लगा होता है तो ये जो आपका ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला पोर्शन जो वाटर प्रूफ बैंडेड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इस पोर्शन को निकाल के अलग कर लो, जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को निकाल के आप अलग कर लो। बस ये इतना ही बड़ा होता है सेमी कंडक्टर स्ट्रिंग गेज, और बिल्कुल इसका जो मटेरियल होता है वो कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर इसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से एक काले स्ट्रिप वायर की कुछ वायरिंग होती है, इस तरीके से ऐसे आपको देखने में लगेगा कि ये कुछ इस तरह का कुछ वायर है। तो यही क्या होता है, आपका स्ट्रेन गेज होता है, कुछ इतने ही साइज का स्ट्रेन गेज होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेन गेज का एक्चुअल शेप होता है। स्ट्रेन गेज के और भी बहुत तरह के शेप्स आते हैं, पर मैंने आपको कुछ इस तरह का एक स्ट्रेन गेज का शेप बनाया जिसपे मतलब मैंने वर्क किया है, ठीक है। तो उसके बाद में ये आपका क्या है, अगर हम इसमें पढ़ रहे थे बॉन्डेड टाइप ऑफ मेटल गेज, तो बॉन्डेड टाइप ऑफ मेटल गेज में सबसे पहले आपको इसमें एक पॉइंट याद करना है कि जैसे ये जो आप वायरिंग जो देख रहे हो ना, ये वायरिंग, इस वायरिंग को बेसिकली हम बोलते हैं, ये क्या है हमारा, एक ग्रिड वायर है। क्या है? एक ग्रिड वायर। ये क्या है हमारा, एक तरह का एक ग्रिड वायर है, इसको ग्रिड वायर बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इसको ग्रिड वायर बोलते हैं। और इस ग्रिड वायर में ये आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है ये, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है आपको कि ये जो ग्रिड वायर है ना, ग्रिड वायर, जब आप इसमें कोई भी स्ट्रेन अप्लाई करते हो तो उस स्ट्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। उस स्ट्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म नहीं होने का मतलब ये है कि जो ये आप ये वाले एंड देख रहे हैं ना, ये वाले एंड इन वाले एंड पे स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इस वाले पॉइंट पे जब स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता तो इसीलिए इसमें हम बोलते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? क्रॉस सेंसिटिविटी। क्रॉस सेंसिटिविटी यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पूछता ये रहता है कि कि विच व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बॉन्डेड मेटालिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज। तो आप क्या लिखोगे? बॉन्डेड मेटालिक टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज में जो हमारा डिसएडवांटेज होता है, इसमें आपको ऑप्शन में दिखाई पड़ेगा, आपको ऑप्शन में क्रॉस सेंसिटिविटी ऑप्शन में लिखा होगा, तो आपको आंसर क्या लगाना है? क्रॉस सेंसिटिविटी। और क्रॉस सेंसिटिविटी कहाँ होती है? हमेशा कुछ लूप के एंड पे होती है, कुछ लूप्स के एंड पे होती है। क्रॉस सेंसिटिविटी अकर इन द लूप एंड। तो सिर्फ आपको बॉन्डेड मेटल टाइप स्ट्रेन गेज में यही याद करना है, आपको याद क्या रखना है कि इसमें ग्रिड वायर यूज करते हैं, ठीक है। और उस ग्रिड वायर में क्या होती है? क्रॉस सेंसिटिविटी हमारी अकर करती है। बस आपको सिंगल वर्ड, ये क्रॉस सेंसिटिविटी वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें अगला पॉइंट आता है, उसके बाद में इसमें अगला क्वेश्चन आता है मेटल फॉइल टाइप। तो मेटल फॉइल टाइप कुछ नहीं है, जो मेटल वायर टाइप हमने स्ट्रिंग गेज यूज किया उसी का क्या है हमारा बॉन्डेड टाइप में जो हमने इसको बेसिकली मेटल वायर टाइप बॉन्ड, ये बॉन्डेड टाइप का एग्जांपल है और उसको मेटल वायर टाइप ऑफ स्ट्रिंग गेज बोलते हैं। मेटल वायर टाइप ऑफ स्ट्रिंग गेज, ठीक है। तो मेटल फॉइल टाइप स्ट्रिंग गेज में कुछ नहीं है। मेटल फॉइल टाइप स्ट्रिंग गेज में क्या होता है कि जैसे ये जो आपकी मेटल वायर में ये जो पॉइंट ये जो आ रहा था ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को क्या करते हैं हम? इलिमिनेट करते हैं। मेटल वायर टाइप में जो हमारी डिसएडवांटेज है क्रॉस सेंसिटिविटी, उस क्रॉस सेंसिटिविटी को क्या करते हैं हम? मेटल फॉइल टाइप में क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं? इस स्ट्रेन गेज के शेप को चेंज कर देते हैं और इसके शेप को कैसे लेके आते हैं? कुछ इस तरीके के लेके आते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रेन गेज को शेप को लेके आते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा क्रॉस सेंसिटिविटी वाला पार्ट था, वो क्रॉस सेंसिटिविटी वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो इसमें आपको जो पॉइंट रखना है, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज क्या है? पहले देखो, इसमें क्रॉस सेंसिटिविटी नहीं है
क्रॉस सेंसिटिविटी जो हमारी अकर हो रही थी वो इस मेटल फॉयल टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज में नहीं है। इसके एडवांटेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है। ये भी अपने आप में एक पॉइंट है, मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट। आपको दिख ही रहा होगा, जब इसमें आपने इसके कंपैरिजन में जब आपने इसको बैंड कर दिया तो उसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसमें मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंप्रूव हीट डिसिपेशन। इंप्रूव हीट डिसिपेशन, इसमें हीट डिसिपेशन क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है। और तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, क्रॉस सेंसिटिविटी क्या होती है हमारी, क्रॉस सेंसिटिविटी हमारी क्या होती है, मिनिमाइज होती है। क्रॉस सेंसिटिविटी हमारी क्या होती है, कम होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला इंप्रूव हीट डिसिपेशन, ये BARC में मैंने दिया है कम से कम 3 बार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मेटल फॉयल टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज का एडवांटेज क्या है, तो उसमें आपको उसमें डायरेक्टली लिखा होता है इंप्रूव हीट डिसिपेशन। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दूं तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है इसका, कुछ ये शेप में स्ट्रक्चर बनता है मेटल फॉयल टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज का, कुछ यहाँ पे इस तरीके से ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है मेटल फॉयल टाइप स्ट्रेन गेज का। दिस इज अ मेटल फॉयल टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आपका स्ट्रेन गेज वाला पोर्शन मुझे लगता है शायद कवर हो गया है, तो इसमें एक अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ चीजें बची हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, ठीक है। कुछ थ्योरी वाला पार्ट इसमें थोड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसड्यूसर में अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो स्ट्रेन गेज से ही बनता है। स्ट्रेन गेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चन आया तो स्ट्रेन गेज से जरूर आएगा, मतलब आने के चांसेस है, ठीक है। चलिए स्टॉप शेयर करता हूँ मैं, किसी को कुछ पूछना वगैरह हो, किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ रहा है, कोई बोलो भाई जरा एक बार के लिए जरा, बोलो भाई समझ में आ रहा है। अमन अग्रवाल बोलो। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यस सर। अच्छा यस अच्छा, दिव्यांश आ रहा है तो मन में कुछ, दिव्यांश आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा अच्छा, आवाज क्लियर आती है मेरी की आवाज कटती है बीच में, क्यों? यस सर, आती है। क्लियर, आवाज क्लियर है ना? चलो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। अगर थोड़ा सा ये लेक्चर वगैरह देख लोगे आप लोग, क्योंकि थोड़ा स्पीड से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।